गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आपकी बायोटेक वाली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, उसका अध्ययन कर रहे थे। और उसमें बच्चों अपन पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन या औजार। दो अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, एक एंजाइम और एक विजातीय डीएनए यात्री डीएनए। तीसरा अपन पढ़ रहे थे बच्चों क्लोनिंग संवाहक या वाहक डीएनए। वाहक डीएनए क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से प्लाज्मिड अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक रूपांतरित प्लाज्मिड PBr 322, उसका अध्ययन बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्लाज्मिड में ही अपन पढ़ रहे थे कि साहब जीन की क्लोनिंग हेतु वे कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको बढ़ावा देती है जीन की क्लोनिंग को। वाहक में वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो जीन की क्लोनिंग को बढ़ावा दे, है ना, उन चीजों को अपन पढ़ रहे थे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा सेलेक्टिबल मार्कर वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग स्थल प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, वो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। अब देखो बच्चों, जो क्लोनिंग स्थल है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काम करेगा, काटेगा, जहां पर बाहरी डीएनए खंड को जोड़ा जाएगा, वहां से एक कंसेप्ट अपनी बुक में दिया गया, उसको अपन समझते हैं। पहले तो बच्चों इन चार टर्म पर अपने को ध्यान देना है। देखो, एक तो शब्द है रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज और एक शब्द है नॉन रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज। क्लियर? एक शब्द है रिकॉम्बिनेंट, एक शब्द है बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज। ये जो दोनों टर्म हैं ये किसके लिए यूज ली जाएगी? फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए ये शब्दावली बच्चों किसके लिए काम में लेंगे? प्लाज्मिड के लिए काम में लेंगे। अब पुनर्योगज प्लाज्मिड किसको माना जाएगा? जिसमें विजातीय डीएनए का निवेशन हो चुका है, जिसमें विजातीय डीएनए का निवेशन हो चुका है विशिष्ट प्रतिबंधन स्थल पर, ऐसे प्लाज्मिड को बच्चों क्या माना जाएगा? पुनर्योगज प्लाज्मिड। और अपुनर्योगज प्लाज्मिड किसको कहेंगे? जिसमें विजातीय डीएनए खंड का निवेशन नहीं हुआ है, जिसमें विजातीय डीएनए खंड का निवेशन नहीं हुआ है, उसको क्या माना जाएगा बच्चों? अपुनर्योगज प्लाज्मिड। दोनों शब्द समझ में आ गए। अब बच्चों दो शब्दों पर और ध्यान दो। एक है ट्रांसफॉर्मेंट या रूपांतरज और एक है बच्चों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या रूपांतरज। एक ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मेंट टर्म है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टर्म है, ये टर्म यूज ली जाएगी बैक्टीरियल सेल या जो भी होस्ट सेल है, परपोषी कोशिका है, उसके लिए बच्चों ये टर्म यूज में ली जाएगी। अब रूपांतरज परपोषी कोशिका किसको कहा जाएगा? जिसमें बाहरी डीएनए के निवेशन से लक्षण प्रारूप बदला हो।
जिसका बाहरी डीएनए के निवेशन से लक्षण प्रारूप बदला हो, वो क्या कहलाएगी? रूपांतरज। और अरूपांतरज जिसमें बाहरी डीएनए खंड का प्रवेश ना हुआ हो, अर्थात जिसका लक्षण प्रारूप ना बदला हो, जिसका लक्षण प्रारूप ना बदला हो, उसको बच्चों क्या कहा जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या अरूपांतरज। इन चारों शब्दों को बच्चों आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब यहीं पर बात की जाए, एक शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। इसको अपन क्या मान सकते हैं बच्चों? जीवाणुओं में बाहरी जीन या बाहरी डीएनए खंड के स्थानांतरण की एक विधि है। जो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण है, ये बच्चों जीवाणुओं में बाहरी जीन या बाहरी डीएनए खंड के स्थानांतरण की एक विधि है। अब बच्चों इनसे संबंधित क्या बात अपनी बुक में दी हुई है, जैसे अपन चलो एग्जाम्पल देखें। ये जैसे मान लेते हैं PBr 322 रूपांतरित प्लाज्मिड है। सपोज यहां पर जो जीन स्थित है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए उत्तरदायी, और यहां सपोज मान लो जो जीन स्थित हैं वो उत्तरदायी है किसके लिए? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। पीछे अपन पढ़ चुके हैं कि जो PBr 322 रूपांतरित प्लाज्मिड होता है उसमें दो प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधी जीन होते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ और एक एम्पिसिलिन के खिलाफ। जो बाहरी जीन है या बाहरी डीएनए खंड का निवेशन है वो इन दोनों में से किसी एक में करवाया जाता है। क्लियर? अब ध्यान देना, माना अपन बात करें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की। अब रिकॉम्बिनेंट किसको कहा जाएगा? जिसमें विजातीय डीएनए खंड का निवेशन हो। तो ध्यान देंगे, विजातीय डीएनए खंड, विजातीय डीएनए खंड किसी एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन अनुक्रम के बीच जोड़ा जाता है। विजातीय डीएनए खंड किसी एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन अनुक्रम के बीच जोड़ा जाता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल अपन मान लें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जोड़ दिया, ऐसे मान लो ये यहां पर जोड़ दिया साहब, ये बाहरी जीन। क्लियर? अब बच्चों ये बाहरी जीन अगर यहां पर जोड़ दिया तो ये जो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? बाहरी जीन के निवेशन से। क्यों समाप्त हो जाएगा बच्चों? ये बाहरी जीन के निवेशन से ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। अब इस समय जो ये प्लाज्मिड है ये कैसा माना जाएगा? पुनर्योगज प्लाज्मिड माना जाएगा। मतलब ध्यान देंगे,
देखो बच्चों, पुनर्योगज प्लाज्मिड, पुनर्योगज प्लाज्मिड जिसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस समाप्त। भाई क्यों? क्योंकि बाहरी जीन यहां पर जुड़ चुका, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस समाप्त। तो पुनर्योगज जो प्लाज्मिड होगा केवल एक प्रतिजैविक युक्त, और वो एक प्रतिजैविक कौन सा होगा? एम्फीसिलीन। क्यों? क्योंकि ये एम्फीसिलीन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, वो अभी भी एज इट इज है। तो पुनर्योगज प्लाज्मिड केवल एक प्रतिजैविक युक्त संवर्धन माध्यम में ही ग्रो कर सकता है। पुनर्योगज प्लाज्मिड, ये पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त जो सेल होगी वो केवल एक प्रतिजैविक युक्त संवर्धन माध्यम में ही ग्रो कर सकती है। केवल किसमें? एम्फीसिलीन, क्योंकि अभी भी ये बचा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए अपुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त होस्ट सेल, दोनों प्रतिजैविकों युक्त माध्यम में ग्रो कर सकती है। दोनों ही प्रतिजैविकों युक्त माध्यम में ग्रो कर सकती है। क्योंकि उसके पास एज इट इज प्लाज्मिड पहुंचेगा जिसमें दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होंगे। तो यह तरीका हो गया बच्चों रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने का। अब देखो, अगर बाहरी जीन के प्रवेश से प्रतिजैविक प्रतिरोध समाप्त होने पर रूपांतरजों का चयन थोड़ा कठिन हो जाता है। चयन थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों? कठिन हो जाता है। क्यों? ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्लेटों पर जिनमें अलग अलग प्रतिजैविक प्रेजेंट हो, उन पर साथ साथ ग्रो करवाया जाता है। भिन्न भिन्न प्लेटें जिनमें अलग अलग प्रतिजैविक प्रेजेंट हो, उन पर साथ साथ ग्रो करवाया जाता है एक ही समय पर। तो इस चीज में बच्चों थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिए क्या करते हैं, ध्यान देंगे, वैकल्पिक वर्ण योग्य चिह्नक काम में लिए जाते हैं। वैकल्पिक वर्ण योग्य चिह्नक काम में लिए जाते हैं। भाई सामान्यतः प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन युक्त जो जीन होते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो होते हैं, उनको वर्ण योग्य चिह्नकों के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन जब ये प्रतिजैविक प्रतिरोध समाप्त हो जाता है बाहरी जीन के निवेशन से, तो बच्चों थोड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक वर्ण योग्य चिह्नक काम में लिए जाते हैं। अब देखो ये वैकल्पिक वर्ण योग्य चिह्नक क्या है? देखो, वैकल्पिक वर्ण योग्य चिह्नक के रूप में वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति
में रंग उत्पन्न करने का गुण। वर्णकोत्पाद की पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने का गुण। तो ये रंग उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है, इसको बच्चों वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण अगर अपन देखें, देखो प्लाज्मिड है मान लो, और प्लाज्मिड में लैक जेड जीन है। कौन सी जीन है? लैक जेड जीन। क्या करती है ये जीन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन। ये जीन बच्चों किसका निर्माण करवाती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करवाती है। तो मान लो ये कोई रूपांतरित प्लाज्मिड है, ये कोई रूपांतरित प्लाज्मिड है, और रूपांतरित प्लाज्मिड में सपोज ये जो जीन है, इस जीन को अपन मान लेते हैं लैक जेड जीन। क्या है ये? लैक जेड जीन। इस जीन की वजह से मान लो क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। क्लियर? आगे बात समझ में। अब ध्यान देंगे, बाहरी जीन का निवेशन इस अनुक्रम में किया जाता है। बाहरी जीन का निवेशन इस अनुक्रम में किया जाता है। यदि इस स्थान पर बाहरी जीन का निवेशन हो जाता है, बाहरी जीन का निवेशन हो जाता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन निष्क्रिय हो जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन निष्क्रिय हो जाता है। इसको कहते हैं बच्चों निवेशी निष्क्रियता। इसको क्या कहते हैं? निवेशी निष्क्रियता। अब देखो, ये रंग उत्पन्न करने की कैपेसिटी को क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, वर्णक उत्पाद की पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने के गुण को अपन काम में ले रहे हैं वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में, वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हक। अब माना ये प्लाज्मिड है, दो कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान देना। अब प्लाज्मिड पुनर्योगज बना कि नहीं बना? यदि प्लाज्मिड में संसर्गिका अनुपस्थित है, यदि प्लाज्मिड में संसर्गिका अनुपस्थित है, मतलब बाहरी जीन का प्रवेश नहीं हुआ, बाहरी जीन का प्रवेश नहीं हुआ, बाहरी जीन का प्रवेश नहीं हुआ, तो बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। भाई इस जगह पर मान लो बाहरी जीन का प्रवेश नहीं हुआ, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा तो नीले रंग युक्त कॉलोनी बनेगी, नीले रंग युक्त कॉलोनी बनेगी। और नीले रंग युक्त कॉलोनी बनना इस बात का इंडिकेशन है कि जो प्लाज्मिड था वो पुनर्योगज बन चुका था, उसमें बाहरी जीन का निवेशन हो चुका था, और वो बाहरी जीन युक्त प्लाज्मिड जिस कोशिका में आया वो नीले रंग की कॉलोनी युक्त बन जाएगी। क्लियर? यदि प्लाज्मिड में संसर्गिका उपस्थित है, यदि प्लाज्मिड में संसर्गिका उपस्थित है, मतलब इसका क्या मतलब है? बाहरी
जीन का प्रवेश हो गया, बाहरी जीन का प्रवेश हो गया। अब बाहरी जीन का प्रवेश होने से ये जीन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो कॉलोनी रंगहीन बनती है। कॉलोनी कैसी बनती है, रंगहीन बनती है। तो बच्चों नीले रंग युक्त जो कॉलोनी होगी उनमें परपोषी कोशिकाएं पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त अपुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त होगी, और जो रंगहीन कॉलोनी बनेगी वो पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त होगी। तो यहां पर वो जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था उसकी बजाय वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह काम में लिया गया, जो कि क्रोमोजेनिक वर्णक उत्पन्न करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने का गुण है। क्लियर? ये बच्चों प्लाज्मिड की कहानी कंप्लीट होती है। अब अपन और दूसरे क्लोनिंग संवाहकों के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, और क्या क्या हो सकते हैं वेक्टर। नंबर 2, जीवाणु बोझी या बैक्टीरियोफाज। जीवाणु बोझी आप खूब अच्छी तरह जानते ही हो, जीवाणुविक सेल्स को संक्रमित करने वाले विषाणु, इनको क्या कहते हैं बच्चों, जीवाणु भोजी। और जीवाणु भोजी जो होते हैं सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त होते हैं, सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त होते हैं। और इन जीवाणु भोजियों को भी जीन स्थानांतरण हेतु वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जीन स्थानांतरण हेतु वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, लैम्बडा जीवाणु भोजी, M13 जीवाणु भोजी, M13 जीवाणु भोजी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जीवाणु भोजी जिनका प्रयोग जीन स्थानांतरण में वाहक के लिए किया जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है बच्चों, क्या जीवाणु भोजी प्लाज्मिड की तुलना में बेहतर वाहक माना जाता है। जीवाणु भोजी प्लाज्मिड की तुलना में बेहतर वाहक माना जाता है। रीजन क्या है, रीजंस पर ध्यान देंगे। नंबर 1, इसके द्वारा प्लाज्मिड की तुलना में बड़ा बाहरी डीएनए 20 से 25 kbp तक बड़ा बाहरी डीएनए निवेशित करवाया जा सकता है। बड़ा बाहरी डीएनए निवेशित करवाया जा सकता है। एक तो खास बात ये हो जाएगी। दूसरा,
जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों के दौरान जीवाणुभोजी वाहक की पहचान आसान होती है। समझ में आ रही बात? कोई परपोषी कोशिका जिसमें जीवाणुभोजी वाहक का प्रयोग किया गया है तो उसकी पहचान प्लाज्मिड की तुलना में इजीली की जा सकती है। तो ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से जीवाणुभोजी प्लाज्मिड की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जाता है। और देखो बच्चों, अन्य वाहक नंबर 3 कॉस्मिड। कॉस्मिड देखो बच्चों, दो वैज्ञानिक थे, ध्यान देंगे, बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस। बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस द्वारा बनाया गया। ठीक है, ध्यान देंगे, ये जो कॉस्मिड था यह कॉस्मिड लैम्बडा जीवाणुभोजी प्लस प्लाज्मिड, इन दोनों की सहायता से बनाया गया। तो इसको एक बच्चों संकर वाहक भी माना जा सकता है। इसको एक संकर वाहक भी माना जा सकता है। देखो, ये कोष जो शब्द है ये लिया गया बच्चों कोष साइट, और ये कोष साइट किसकी थी? जीवाणुभोजी की। ठीक है, और मिड MID ये शब्द लिया गया किससे? प्लाज्मिड से। तो कोष साइट से कोष और प्लाज्मिड से MID मिड, और क्या बनाया गया? कोस्मिड। अब देखो, ये जो कोस्मिड था संकर वाहक, इसमें जीवाणुभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण प्रेजेंट थे। इसमें जीवाणुभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण प्रेजेंट थे। कैसे? नंबर 1, प्लाज्मिड के समान होस्ट सेल में कॉपी बना सकता था। प्लाज्मिड के समान होस्ट सेल में क्या बना सकता था? ये कॉपी बना सकता था। और नंबर 2, कोष साइट के कारण होस्ट सेल में इसकी पैकिंग, होस्ट सेल में इसकी पैकिंग जीवाणुभोजी कणों के समान होती थी। दोनों के गुण समझ में आ गए? एक तो प्लाज्मिड के समान होस्ट सेल में ये अपनी कॉपी बना सकता था, और जो कोष साइट थी जीवाणुभोजी की, उसके कारण परपोषी कोशिका में इनकी जो पैकिंग होती थी वो जीवाणुभोजी के कणों के समान होती थी। और बच्चों, इस कोस्मिड की सहायता से 40 से लेकर 45 kbp तक के बाहरी DNA का निवेशन संभव था। इसकी सहायता से बच्चों 40 से 45 kbp तक के बाहरी DNA का निवेशन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आपसे बच्चों पूछ लिया जाए फेजमिड, तो बच्चों ये फेजमिड भी संकर वाहक ही है। फेजमिड भी
संकर वाहक ही है, लेकिन किस किस की सहायता से बनाया गया था, ध्यान देंगे, प्लाज्मिड प्लस M13 जीवाणु भोजी। कोजमिड बनाने के लिए तो क्या काम में लिया गया था, लैम्बडा जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड, और फेजमिड बनाने के लिए प्लाज्मिड और M13 जीवाणु भोजी, इन दोनों से ये बनाया गया था। अब देखो, अगर विजातीय डीएनए खंड का आकार बड़ा हो या बाहरी डीएनए जिसका निवेशन करवाना है उसका आकार बड़ा हो, 100 kbp या उससे भी अधिक आकार का हो, तब बच्चों कृत्रिम गुणसूत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाहक के रूप में कृत्रिम गुणसूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। देखो बच्चों, BAC फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र। जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र जो जीवाणुओं के अंदर मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है ना, उसी के समान ये चीज होती है बच्चों, जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र। तो ऐसे मान सकते हैं अपन ये नॉन क्रोमोसोमल, ठीक है, गैर गुणसूत्रीय जो प्लाज्मिड होता है उसी के जैसे सिंथेसाइज करवाई हुई चीजें अपन इनको मान सकते हैं। और इनके द्वारा बच्चों 100 kbp से अधिक, यानी कि 300 से लेकर 350 kbp तक के बाहरी डीएनए का निवेशन संभव है। 300 से लेके 350 kbp तक के बाहरी डीएनए का निवेशन संभव है। और देखो, याक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब बच्चों इसके द्वारा मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही बड़े डीएनए को पहुंचाया जा सकता है, अगर यूकैरियोटिक हो तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। आपको पता भी होना चाहिए मानव जीनोम परियोजना में इन दोनों का प्रयोग किया गया था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का भी और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का भी। इसमें बच्चों 1 MB से भी अधिक, या अपन ऐसा मान सकते हैं 10⁶ kbp तक के डीएनए का भी निवेशन संभव है। ठीक है, और भी जैसे अगर मान लो बड़े की अपन बात करें, MAC मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और भी बड़े बाहरी डीएनए के निवेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों पीछे वाले सेक्शन में मैं वैसे ही आपको बता चुका कि मुख्य रूप से प्लाज्मिड और विषाणुओं का प्रयोग बच्चों वाहक के रूप में किया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब एक बिंदु अपनी पुस्तक में और दिया हुआ है, पादपों तथा जंतुओं में
जीन स्थानांतरण हेतु वाहक। ठीक है, वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक सी चीजें बताई गई है जिनके बारे में अपन और देखते हैं। देखो बच्चों, पादपों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए वाहक, पादपों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए वाहक। अब ध्यान से समझना बच्चों, मनुष्य ने प्लांट्स एंड एनिमल्स में जीन स्थानांतरण जीवाणुओं तथा विषाणुओं से सीखा। ध्यान देंगे बच्चों, मनुष्य ने प्लांट्स और एनिमल्स में जीन स्थानांतरण जीवाणुओं तथा विषाणुओं से सीखा। क्यों? ये जीवाणु तथा जो विषाणु होते हैं ना, ध्यान देंगे बच्चों, सेल्स में रूपांतरण हेतु जीन स्थानांतरण कैसे करना है ये जानते थे। कौन जानते थे बच्चों? जीवाणु और विषाणु। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ध्यान से समझना, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है बच्चों? ये जीवाणु। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है? ये जीवाणु है। अब देखो बच्चों, ये जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु में पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। इस जीवाणु में क्या पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड से आपको मतलब लगाना है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ध्यान देंगे, इस टीआई प्लाज्मिड का एक खंड जिसे कहा जाता है टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड का ही एक खंड भाग जिसे कहा जाता है टीडीएनए, इसे स्थानांतरित कर, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इस प्लाज्मिड के खंड टीडीएनए को इसे स्थानांतरित कर द्विबीजपत्री पादपों में अर्बुद उत्पन्न करता है ना। एक डिजीज भी बताई गई है बच्चों, क्राउन गॉल रोग, क्रीट पीटिका, या ये जो क्राउन गॉल रोग होता है ये उत्पन्न करता है। अब देखो बच्चों, ये जो टीडीएनए होता है, ये टीडीएनए सामान्य प्लांट सेल्स में तीव्र विभाजन करवाकर अर्बुद सेल्स में बदल देता है, अर्बुद सेल्स में बदल देता है। और अब ये जो अर्बुद सेल्स हैं, ये बच्चे ऐसे रसायन संश्लेषित करती है
जो जीवाणु की वृद्धि हेतु आवश्यक हो, जो जीवाणु की वृद्धि हेतु आवश्यक। अब बताओ मनुष्य ने इनसे ये चीज सीखी नहीं सीखी? भाई जीवाणुओं को प्लांट सेल के अंदर ग्रो करना है तो उन्होंने क्या किया, अपने प्लाज्मिड का एक छोटा हिस्सा प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया, नॉर्मल सेल्स ट्यूमर सेल में बदल गई, वो ट्यूमर सेल ऐसे केमिकल बनाएगी जिन केमिकल्स की आवश्यकता होती है उस परजीवी जीवाणु की वृद्धि के लिए। तो साहब कोशिकाओं में कैसे बदलाव लाना है, वो बदलाव कैसे जीन की वजह से आएगा, वो चीज बच्चों ये जीवाणु विषाणु पहले से ही जानते थे। ऐसा ही एक उदाहरण देखो, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एनिमल सेल्स, सामान्य एनिमल सेल को कैंसर सेल्स में बदल देता है, अपना आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करके, और एनिमल सेल्स जो होती है नॉर्मल उनको कैंसर सेल में बदल देता है। अब इससे ये चीज तो आइडिया लग गया कि साहब रेट्रो विषाणु जंतु कोशिकाओं में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पादप कोशिकाओं में जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड था, इस टीआई प्लाज्मिड को कैसा बनाया गया, ऐसे मान लो हानिकारक, और फिर उसको कैसे काम में लिया, प्लांट्स में जीन स्थानांतरण हेतु, कैसे काम में लिया, जीन स्थानांतरण हेतु। ऐसे इस रेट्रोवायरस को क्या बनाया गया, अरोगजनक। क्या बनाया गया बच्चों, अरोगजनक, और इसका यूज एनिमल सेल्स में जीन स्थानांतरण हेतु किया गया। इसका यूज फिर एनिमल सेल्स में जीन स्थानांतरण हेतु किया गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब प्लांट सेल्स के अंदर जीवाणु लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एनिमल सेल में विषाणु लाइक रेट्रोवायरस का प्रयोग बाहरी डीएनए के निवेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक टीआई प्लाज्मिड जो है, इसको बच्चों में थोड़ा सा आपको और विस्तार से समझा दूंगा। तो ये टीआई प्लाज्मिड, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो चौथी आवश्यकता बच गई, क्या, सक्षम परपोषी, उसको बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वहां तक जब अपन अध्ययन कंप्लीट कर लेते हैं तो आरडीटी के प्रक्रम के साधन या औजार कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण, प्रक्रम के कौन कौन से चरण होते हैं। अब तक तो प्रक्रम में काम आने वाले साधन अपन पढ़ रहे थे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रक्रम के चरण। धन्यवाद।